मध्य प्रदेश के उद्योगों को याद करना अक्सर एक सिरदर्द बन जाता है। इतने सारे नाम, इतनी सारी जगहें, सर चकरा जाता है ना? पर क्या हो अगर इन्हें याद करने का एक बेहतर, एक ज्यादा लॉजिकल तरीका हो? आज हम मध्य प्रदेश की औद्योगिक कहानी को सिर्फ कुछ सूखे फैक्ट्स की तरह नहीं, बल्कि उसके भूगोल, उसकी जमीन की कहानी के जरिए समझने वाले हैं। और यही हमारे आज के पूरे विश्लेषण का मूल मंत्र है। हम ये देखेंगे कि कैसे इस प्रदेश की फैक्ट्रियों की नींव, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के खनिजों और यहाँ के जंगलों में ही छिपी हुई है। ये एक ऐसा नजरिया है जो हमें रटने की भूल भुलैया से निकालकर समझने के सीधे रास्ते पर ले जाएगा। हाँ, सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? या फिर भूगोल के अलावा भी कुछ और ताकतें हैं, जैसे इतिहास, राजनीति या इंसानी हुनर, जो ये तय करती हैं कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर फलेगी फूलेगी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस सफर में हम क्या करने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे जमीन की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत से, फिर थोड़ा और गहरा खोदकर चट्टानों के नीचे छिपे खजानों तक पहुंचेंगे। वहां से हम घने जंगलों की दौलत को समझेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे इंसानी हुनर और सरकारी नीतियों ने इस पूरे ताने बाने को एक मजबूत औद्योगिक ढांचे में बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत होती है एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल से, जो मध्य प्रदेश के ज्यादातर उद्योगों की लोकेशन को आसानी से समझा देता है। ये एक सीधा सा लॉजिक है ना? इंडस्ट्रीज वहीं लगाई जाती हैं जहां उनका कच्चा माल, उनका रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए। सोचिए ना, भारी भरकम गन्ना या चूना पत्थर, इनको सैकड़ों किलोमीटर दूर ढोके ले जाना कितना ज्यादा महंगा और मुश्किल होगा। बस यही वो सिंपल सा लॉजिक है जो हमारे आज के विश्लेषण का आधार बनेगा। तो अब हम अपने सफर की पहली परत पर आते हैं, यानी वो उद्योग जो सीधे सीधे जमीन की उपज से, खेतों से जुड़े हुए हैं। यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो है ये सीधा कनेक्शन। पश्चिमी मध्य प्रदेश, यानी जो मालवा और निमाड़ का इलाका है, वहां की काली मिट्टी, भाई वो गन्ने और कपास के लिए किसी सोने से कम नहीं है। आप जरा सोचिए, गन्ना एक ऐसी फसल है जिसे कटाई के फौरन बाद मिल तक पहुंचाना पड़ता है, वरना उसका रस सूखने लगता है। और यही वजह है कि प्रदेश की पहली चीनी मिल 1934 में रतलाम के जावरा में ठीक खेतों के बीचों बीच लगाई गई। और यही कहानी कपास की भी है। मालवा के पठार की इसी काली मिट्टी ने इंदौर को कपड़ा उद्योग का ऐसा गढ़ बनाया कि उसे मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर तक कहा जाने लगा। लेकिन कहानी सिर्फ चीनी और कपास तक ही सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश का टैग मिला हुआ है और इसीलिए देश के सबसे बड़े सोयाबीन प्रोसेसिंग प्लांट उज्जैन में मिलेंगे। अब चलिए चंबल की तरफ, वहां सरसों खूब होती है। तो क्या हुआ, देश की सबसे बड़ी सरसों तेल मिल मुरैना में लग गई। और एक बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल देखिए नीमच का, जहां अफीम की खेती होती है और उसी अफीम से दवाइयां बनाने वाला सरकारी अल्कोलॉइड कारखाना भी वहीं पर है। तो पैटर्न साफ दिख रहा है ना? हर फसल अपने साथ एक उद्योग का बीज लेकर आ रही है। तो चलिए मिट्टी की ऊपरी परत से अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बात करते हैं उन उद्योगों की जिनकी नींव मध्य प्रदेश की चट्टानों में छिपे खजानों पर टिकी है। देखिए, यहां भी हमारा वही फंडामेंटल प्रिंसिपल एकदम फिट बैठता है। सीमेंट का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। और इसका भंडार कहां है? सतना और कटनी में। तो नतीजा क्या हुआ? ये पूरा इलाका देश का एक बहुत बड़ा सीमेंट क्लस्टर बन गया। इसी तरह देश का ज्यादातर तांबा कहां से आता है? बालाघाट की मलाजखंड खदानों से, जहां हिंदुस्तान कॉर्पोरेट लिमिटेड काम कर रहा है। और कोयला, वो सिंगरौली में इतना ज्यादा है कि उसे प्रदेश की ऊर्जा राजधानी का ही दर्जा मिल गया। तो कनेक्शन एकदम साफ है। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहां कहानी में एक ट्विस्ट है, एक पहेली है। अगर हमारा जहां संसाधन वहीं उद्योग वाला नियम इतना ही पक्का है, तो प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री 1922 में चूना पत्थर के गढ़ सतना कटनी से सैकड़ों किलोमीटर दूर मुरैना के बानमोर में क्यों लगाई गई? ये तो हमारे नियम को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है। और इस पहेली का जवाब हमें यह सिखाता है कि कभी कभी भूगोल पर इतिहास और राजनीति भारी पड़ जाते हैं। देखिए, उस जमाने में बानमोर शक्तिशाली ग्वालियर रियासत का हिस्सा था और वो औद्योगिकरण को जोर शोर से बढ़ावा दे रहे थे। दूसरी बात, ये जगह दिल्ली मुंबई की मेन रेलवे लाइन पर थी। इसका मतलब तैयार सीमेंट को बाजारों तक भेजना और फैक्ट्री के लिए कोयला मंगवाना दोनों बहुत आसान थे। तो यहां पर क्या हुआ? भूगोल के साथ साथ एक मजबूत रियासत का सपोर्ट और जबरदस्त कनेक्टिविटी, इन दोनों ने मिलकर उद्योग की जगह तय की। ये एक शानदार उदाहरण है कि नियम हमेशा 100% लागू नहीं होते। तो हमने मिट्टी की बात की, चट्टानों की बात की, अब आते हैं उस हरी चादर पे जो मध्य प्रदेश की पहचान है, इसके जंगल। भारत में सबसे ज्यादा जंगल वाला राज्य होने के नाते ये तो जाहिर है कि यहाँ की औद्योगिक कहानी में जंगलों का एक बहुत बड़ा चैप्टर होगा। और इस चैप्टर की सबसे दिलचस्प बात है कागज उद्योग। सोचिए कितनी मजेदार बात है कि अखबार छापने वाला सस्ता कागज और हमारे नोट छापने वाला कीमती कागज दोनों मध्य प्रदेश में बनते हैं। नेपानगर की मिल अखबारी कागज बनाती है, जिसकी जिंदगी बस एक दिन की होती है। दूसरी तरफ नर्मदापुरम की मिल वो सिक्योरिटी पेपर बनाती है जिसे सालों साल चलना होता है और जिसकी नकल करना लगभग नामुमकिन है। और इन दोनों का कच्चा माल, बांस और नर्म लकड़ी कहां से आता है? प्रदेश के जंगलों से। लेकिन जंगलों से हमें सिर्फ कागज ही नहीं मिलता,
बीड़ी उद्योग को देखिए, जो पूरी तरह से तेंदुपत्तों पर निर्भर है, और जबलपुर इसका एक बहुत बड़ा सेंटर है। ये लाखों परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। फिर पान में जो कत्था इस्तेमाल होता है वो खैर के पेड़ से बनता है, और इसके कारखाने शिवपुरी और बानमोर में हैं। और एक और दिलचस्प बात, चूड़ियां बनाने में जो लाख इस्तेमाल होता है उसका एकमात्र सरकारी कारखाना उमरिया में है। तो ये वो उद्योग हैं जो सीधे सीधे जंगल और वहां रहने वाले लोगों से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो अब तक हमने उन उद्योगों को समझा जो सीधे सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर टिके हैं। पर अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां हम बात करेंगे इंसानी हुनर की, विरासत की और सरकारी नीतियों की भूमिका की। देखिए, कुछ उद्योग बड़ी बड़ी मशीनों से नहीं बल्कि लोगों के हाथों से चलते हैं। चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये एक कला है, एक विरासत है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी गई है। और इन्हें जो जीआई टैग मिला है वो इस बात की गारंटी है कि ये साड़ियां असली हैं और उन्हीं कारीगरों ने बनाई हैं जो इस कला की पहचान है। अब इतने सारे अलग अलग उद्योगों को एक साथ लाने और उन्हें सपोर्ट करने के लिए सरकार ने क्या किया? उन्होंने बनाए औद्योगिक केंद्र। अब ये क्या होते हैं? ये वो डेजिग्नेटेड एरियाज हैं जहां किसी को भी फैक्ट्री लगानी हो तो जमीन, पानी, बिजली, सड़कें, सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है धार जिले का पीथमपुर, जहां ऑटोमोबाइल कंपनियों का पूरा जाल बिछा हुआ है। तभी तो इसे भारत का डिट्रॉइट भी कहते हैं। लेकिन सिर्फ जमीन और बिजली दे देना ही काफी नहीं होता। उद्योगों को बढ़ने के लिए पैसों की, फाइनेंशियल सपोर्ट की भी जरूरत होती है, और सरकार ने इस दिशा में भी कदम उठाए। 1955 में मध्य प्रदेश वित्त निगम बनाया गया, जिसका काम था उद्योगों को लोन देना। फिर 1961 में छोटे उद्योगों की मदद के लिए लघु उद्योग निगम बना, क्योंकि सरकार को यह समझ आ गया था कि सबसे ज्यादा नौकरियां तो यही छोटे उद्योग पैदा करते हैं। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक नक्शे को समझने के लिए हमें फैक्ट्स रटने की जरूरत नहीं है। अगर हम बस हर उद्योग का उसकी जमीन से, उसके भूगोल से कनेक्शन समझ लें तो पूरी तस्वीर अपने आप साफ हो जाती है। जब क्यों का जवाब मिल जाता है तो क्या और कहां खुद ब खुद याद रह जाते हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल भविष्य के लिए भी छोड़ जाते हैं। आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि संसाधनों को हज़ारों किलोमीटर दूर ले जाना बहुत आसान हो गया है, तो क्या उद्योगों के लिए भूगोल उतना ही ज़रूरी रहेगा, या फिर आने वाले समय में उद्योगों पर भूगोल की जो मजबूत पकड़ है वो धीरे धीरे ढीली पड़ने लगेगी? इस पर सोचिएगा ज़रूर।